My dear students and learner, today I am going to tell you about the chapter Ingredient of Modern Industry. And let me tell you this, this is the second video of this chapter. In the previous video we have discussed about the introduction of the chapter. We come to know about the minerals, the definition of mineral and the type of mineral, and few other important points also, that is the importance of mineral we have also discussed. Now these topics I am going to discuss in this video. And now first one is mining. So mining is a process of extract something from the land. हम क्या करते हैं माइनिंग में कि देखिए, मैंने बताया था आपको लास्ट टॉपिक में कि जो मिनरल होता है वो प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, माइनिंग करनी होती है, एक्सट्रैक्ट करना होता है लैंड में से। हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना होता है, विद द हेल्प ऑफ रॉक्स, है ना। रॉक्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉक्स के अंदर से ओर मिलती हैं और ओर के अंदर से हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला जो टॉपिक था वो हम पढ़ेंगे किसमें, माइनिंग में, ठीक है। दूसरा जो है हमारा टॉपिक वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में अलग अलग जो मिनरल है ना, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है ना, कॉपर है, बक्साइट है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो ये हमारे मिनरल हैं, ठीक है। तो कौन सा मिनरल के ओर या किस मिनरल के डिपॉजिट किस कंट्री में ज़्यादा हैं, जैसे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो किस कंट्री में, है ना, किस मिनरल के सबसे ज़्यादा ओर मिलते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप पे। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो ये भी सेम टॉपिक है, ठीक है। इसमें बस ये है कि हमारे जो मिनरल इंडिया में एक्सट्रैक्ट होते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, यानी स्टेट वाइज बात करेंगे मोस्टली। कि अगर हम बात करेंगे बिहार के बारे में, महाराष्ट्र, यूपी, है ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, तो किस स्टेट में कितना मिनरल हमें मिलता है। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, यानी कि हम मिनरल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर हम आज ही अपना सारा जो मिनरल है उसको यूज़ कर देंगे, ठीक है, तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी मिनरल नहीं बचेगा। तो हम कैसे उसको कंजर्व करें, संरक्षित करें, ये हमारा होगा अगला टॉपिक, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से 4 मेथड हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे पहले मेथड के बारे में, यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट एंड नॉन कन्वेंशनल। देखिए, हमें ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट यूज़ करने होंगे। ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट का यहाँ पर क्या मतलब है कि जिस प्रकार से हम क्या यूज़ करते हैं, कोल और पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं। कोल यूज़ करते हैं और पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम के अलावा हम इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करके सीएनजी और बायोफ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इको फ्रेंडली भी हैं सीएनजी और बायोफ्यूल, है ना। दूसरा ये है कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, जो रिसोर्सेज हमारे क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी जगह हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, है ना। दूसरा ये है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी हुई या विंड एनर्जी हुई। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम अगर यूज़ करेंगे, हाइड्रो एनर्जी भी कह सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार का अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंजर्व करेंगे मिनरल्स को। अगला है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। अगर हम जैसे कि मेटल्स कौन कौन से हो गए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, इन सारे मेटल को हम अगर रिसाइकिल करें, है ना, इन सबको अगर हम क्या करें, जैसे कि जो मेटल अब हमारे यूज़ में नहीं आ रहे, जैसे कि पुराने यूटेंसिल्स होते हैं, वायर होते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को हम क्या करें, अगर मेल्ट करें और मेल्ट करने के बाद इनका क्या करना स्टार्ट कर दें, रीयूज़ कर रहे हैं हम इनको। अगर हम इनका दोबारा प्रोडक्शन करेंगे तो उससे फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमें दोबारा से वही मिनरल हम रिसाइकिल कर पाएंगे, है ना। हमें दूसरे मिनरल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं करना होगा नेचर से। तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ वेस्ट बाय जुडिशियस यूज़ ऑफ कंजप्शन। हम जब भी चीज़ों का प्रयोग करें, हम जब भी मिनरल्स का प्रयोग करें, तो हमें मिनरल का जो प्रयोग है वो सोच समझ के करना चाहिए। मतलब इस प्रकार से करना चाहिए कि वो वेस्ट ना हो, एक्स्ट्रा मटेरियल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी सिग्निफिकेंट हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है हमारा फॉर्मिंग न्यू
मिनरल्स बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब हमें ये तो आपको पता है कि दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, है ना, साइंस की एज है ये। और साइंस की एज में जो सारी चीज़ों का जो इन्वेंशन होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ ना कुछ ऐसा न्यू इन्वेंशन करना चाहिए जो किसकी जगह ले सके, जो मिनरल्स की जगह ले सके। ठीक है, तो जब मिनरल सब्स्टिट्यूट होगा तो कहीं ना कहीं हम मिनरल के डिपॉजिट को सेव कर पाएंगे आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये थे टॉपिक्स, और अब हम इन टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द माइनिंग ऑफ मिनरल्स, है ना। माइनिंग ऑफ मिनरल्स का क्या मतलब है? तो यहाँ पर माइनिंग का जो मतलब है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल करना, यानी कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम डीप डाउन अर्थ, है ना, अर्थ के अंदर से। तो उसी को हम कहते हैं माइनिंग। एंड माइनिंग ऑफ मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लेकिन जो माइनिंग है मिनरल्स की वो अलग अलग टाइप की हो सकती है ना। तो जो माइनिंग है मिनरल की वो डिपेंड करती है क्वालिटी पे, क्वांटिटीज़ ऑफ ओर पे, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन पर, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सेसिबिलिटी टू द माइन। मतलब कि कितनी सारी हमने यहाँ पर चीज़ें पढ़ी कि हमने कितनी क्वालिटी में निकालना है ओर को, किस क्वालिटी का ओर चाहिए हमें, है ना। एक्सट्रैक्शन में हम कितना कॉस्ट कर सकते हैं, मतलब कितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए हमें माइनिंग करनी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। एक्सेसिबिलिटी मतलब माइन तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं माइनिंग के, है ना। तो इसी के बेस पर डिफरेंट टाइप की माइनिंग की जाती है ना। माइनिंग इज़ ऑफ 3 टाइप: ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग एंड ऑफशोर ड्रिलिंग। 3 टाइप की हैं यहाँ पर माइनिंग्स ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहली है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरी है शाफ्ट माइनिंग, और थर्ड माइनिंग का नाम है बेटा ऑफशोर ड्रिलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन कास्ट माइनिंग की। ओपन कास्ट माइनिंग में होता क्या है? इसमें रिमूव किया जाता है ओवरलाइंग मटेरियल को टू एक्सट्रैक्ट द मटेरियल फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ में जो डीपली, मतलब कि अर्थ में काफ़ी गहरा ये जो मिनरल्स हैं ना, काफ़ी गहरे जाके छुपे हुए होते हैं, है ना। तो हम ओपन कास्ट माइनिंग में करते क्या हैं, ऊपर की जो लेयर्स हैं मटेरियल्स की, है ना, उसको हम क्या करते हैं, हटाते जाते हैं, और अर्थ में बहुत गहराई तक क्या करते जाते हैं, हम लोग ड्रिलिंग करते जाते हैं। ठीक है। दूसरी है शाफ्ट माइनिंग। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द डीप अंडर द अर्थ। इसमें हम क्या करते हैं शाफ्ट माइनिंग में, इसमें हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को ड्रिल करते हैं। कहाँ ड्रिल करते हैं? अर्थ की सरफेस में ड्रिल करते हैं, और हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको? मिनरल्स को, है ना। शाफ्ट का मतलब वो ब्लेड जो माइनिंग करने के लिए काम आता है। ठीक है। ऑफशोर ड्रिलिंग, ऑफशोर ड्रिलिंग का ये मेथड है, इज़ अ मेथड ऑफ माइनिंग वेयर द डीप बोर्स आर डग into the earth to extract oil and natural gas from under the earth और from offshore regions। देखिए, जो ऑफशोर ड्रिलिंग मेथड है ना, ये ऑयल या नेचुरल गैस इस प्रकार की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये था माइंस ऑफ मिनरल, है ना। तो मिनरल्स की जो माइनिंग थी वो यहाँ पर हमने पढ़ी कि 3 टाइप की थी, है ना, और ये डिपेंड करती है उनके ऑब्जेक्टिव पर। ओके, so you can see this map on the screen. So it shows the distribution of different types of ore in the world, namely the iron ore, the copper ore and the bauxite ore. Okay, so now let me tell you some points. अगर हम बात करें मेटलिक ओर की, जैसे कि आयरन ओर की, मैग्नीज की, कॉपर की, गोल्ड की, है ना, तो ये सब इग्नीनियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटलिक मिनरल्स की, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं ये? पोटैश, सॉल्ट, डायमंड, है ना, फॉस्फेट ना। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमेशा सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलते हैं, है ना। और देखिए, यहाँ पर आप मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एशिया का कॉन्टिनेंट। तो एशिया के कॉन्टिनेंट में आयरन सबसे, मतलब काफ़ी बड़ा रिज़र्व है आयरन ओर का, मैग्नीज का, बक्साइट का, कॉपर का, जिंक और निकल का। ठीक है।
और ज़्यादातर जो वर्ल्ड की सप्लाई है टिन की वो कहाँ से होती है, चाइना से, मलेशिया से और इंडोनेशिया। तो इसका मतलब चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा रिज़र्व है किसका, टिन का। मैं बात करूँ अगर यूरोप की, है ना, यूरोप के पास लार्ज रिज़र्व है आयरन ओर का, और इसी वजह से ये आयरन का लीडिंग प्रोड्यूसर है ना। और कौन सी कंट्रीज़ आती हैं रशिया में जो इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर है, सॉरी यूरोप में रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड स्वीडन, है ना, ये कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा कुछ अलग दूसरे मेटल्स भी हैं, जैसे कि हम बात करें मैंगनीज़ की, कॉपर की, लीड की, जिंक, निकल, ये भी यूरोप में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, आप देख सकते हैं मैप में नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो बहुत रिच है मिनरल के लिए, जिसमें से कॉपर, लीड, जिंक, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे मिनरल बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो ये थे जिसके बारे में। और देखिए यहाँ पर रॉकी माउंटेन भी हमें देखने को मिलता है। देखिए तो रॉकी माउंटेन में कॉपर, टिन, गोल्ड और यूरेनियम का बहुत बड़ा रिजर्व हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो भी मिनरल्स के लिए काफ़ी रिच है। ब्राज़ील इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, बक्साइट एंड टिन, है ना। बक्साइट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द सुरिनाम एंड द गुयाना। मिनरल सॉल्ट्स इज फाउंड इन वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट अफ्रीका, है ना। अफ्रीका नाम आपने सबने सुना होगा, है ना। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो लार्ज रिसोर्स मिलते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अफ्रीका लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का और प्लेटिनम का, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं, जिसमें गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, तो ये अफ्रीका को जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इनका, है ना। इसमें जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, है ना, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं गोल्ड के और कॉपर के, जो कि ज़ायरा में और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। पेट्रोलियम का जो रिसोर्स है वो नाइजीरिया, लिब्रिया और अल्जीरिया में मिलता है। बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है किसका, आयरन ओर का, है ना। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है किसका, बक्साइट का। द फेमस गोल्ड रश ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेयर द गोल्ड वॉज फर्स्ट डिस्कवर लेड टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, है ना। तो ये कॉन्टिनेंट जो था ये फेमस किसके लिए था, गोल्ड रश के लिए, क्योंकि सबसे पहले गोल्ड यहीं मिला था। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन, मतलब इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्स की मात्रा अलग अलग मिलती है। पेनिनसुला प्लेटू की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा स्टोर हाउस है मिनरल्स का। दूसरी तरफ अगर बात करें हिमालयन रीजन की और नॉर्थन प्लान की, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। इंडिया हैज़ लार्ज रिसोर्स ऑफ आयरन और मैग्नीज, मेका, बक्साइट, है ना। और हमारे पास कौन से मिनरल्स नहीं मिलते, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड एंड जिंक, ये बहुत कम मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस टेबल को देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यहाँ पर लीडिंग स्टेट दे रखे हैं, है ना, और नेम ऑफ द मिनरल्स भी दे रखा है। तो पहला कॉलम है आपका नेम ऑफ द मिनरल, दूसरा है स्टेट का। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें हम आयरन ओर की, तो ये झारखंड, उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में मिलता है। दूसरी तरफ अगर बक्साइट की बात करें तो ये फिर से ऑलमोस्ट सेम स्टेट हैं जहाँ पर ये मिलता है, लेकिन तमिलनाडु एक अलग है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा मैंगनीज़ की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आंध्र प्रदेश एक नया नाम जुड़ गया कर्नाटका के साथ, ठीक है। दूसरा कॉपर की अगर बात करूँ तो कॉपर मिलता है सबसे ज़्यादा राजस्थान, एमपी में, ठीक है। बाकी झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये प्रीवियस लिस्ट वाले हैं। मेका की बात करें तो ये झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, एक राजस्थान यहाँ पर और झारखंड, ठीक है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो मिलता है वो कोलार फील्ड में मिलता है ना। कोलार गोल्ड जो फील्ड है वो कर्नाटका में है ना। और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में भी हमें गोल्ड मिलता है। लाइमस्टोन की बात करें तो ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सॉल्ट की बात करें तो रॉक सॉल्ट हमें हिमाचल प्रदेश यानी कि मंडी में मिलती है। लेक सॉल्ट की बात करें तो ये राजस्थान में सांबर लेक है। और अगर सी सॉल्ट की बात करें
तो ये गुजरात, तमिलनाडु और केरल के कोस्टल एरिया में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था कुछ स्टेट्स जहाँ पर कुछ मिनरल्स मिलते हैं इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल की, है ना। मिनरल की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है मिनरल हमारे लिए। तो अगर हम बात करें मिनरल की, तो मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से जो आयरन ओर है वो सबसे ज़्यादा बेसिक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो टूल्स बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए और मशीन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो मॉडर्न डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, आयरन की, क्योंकि आयरन टूल्स, इम्प्लीमेंट और मशीन बनाने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, बक्साइट जो है वो यूज़ होता है यूटेंसिल बनाने के लिए। यूटेंसिल आपको पता है बर्तनों को कहते हैं। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है बक्साइट। गोल्ड जो है वो यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंस थी मिनरल की कि क्या आवश्यकता है हमें। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेम ऑफ, एक टेबल है आपके सामने, इसमें नेम ऑफ मिनरल दिया हुआ है और उनके यूसेस दिए हुए हैं। जैसे कि आयरन ओर है वो टूल्स, ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, मशीन्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बक्साइट की, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है आयरन ओर का ही, आयरन का ही एक प्रोडक्ट है बक्साइट। तो ये फेरो एलॉय, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड, बैटरीज, ये सब बनाने की यूज़ होता है। बात करें मैग्नीज़ की, तो ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों टाइप की इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कॉपर की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड कंटेनर्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मीका। Mica is used for the manufacturing of electric cables, wires, alloys, and utensils. You know about the gold. Gold is the sixth one. So gold is used in the manufacturing of jewelries, right? The last one is limestone. And as you know about the limestone, it is used in the smelting of iron and for the manufacturing of cement and and also used in the chemical industries. So these are the importance of mineral and some uses of important minerals. Okay, now let me tell you about the important minerals, है ना। So as we have already discussed about the importance of mineral, now on the screen you can see this map, and which showing about the location of different minerals found in the different places in India. Like we have a key which is given in the map, that is which showing sign of mica, copper, gold, manganese, lead, बक्साइट एंड सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप में तो कुछ सिंबल्स हैं आपके राइट हैंड साइड में गिवन हैं, जिसमें मीका, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज, लीड, बक्साइट और सॉल्ट गिवन है ना। तो और ये सारे मेटल्स जो हैं, जो मिनरल्स हैं, आप इनको पूरे इंडिया में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो एक सबसे पहला मेटल है वो बक्साइट है, जिसको आप ऊपर सबसे आप जम्मू कश्मीर वाले स्टेट में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा मिनरल है सॉल्ट का, है ना, जो उसके नीचे हिमाचल प्रदेश में गिवन है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनरल्स यहाँ पर क्लियरली शो हैं, है ना, जो हमने ऑलरेडी पिछले टेबल में पढ़े हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक लेटेस्ट मैप लेके आया हूँ इंडिया का, जिसमें हमने शो किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल को, किस स्टेट में कौन सा मिनरल पाया जाता है। ओके, आप इसको ठीक से स्टडी कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ। Now the next topic of this chapter is power resource, because the next actually the next topic is conservation of mineral, but in the beginning of this video I have already discussed about the conservation of minerals, है ना। So let's start the next topic now, that is the power resource, as you can see on your screen. So what is power resource now? Energy is prerequisite of modern industries. It means modern industries cannot run without energy. Energy is an essential and very important part of modern industry. It is like the backbone. So it is required for the domestic purpose as well as for the human activities like agriculture, industries, and transport, communication and defense purpose. तो
ये सारे वर्क में भी पावर रिसोर्स का यूज़ होता है। पावर रिसोर्स अगर हम देखें तो ये क्लासिफाइड है दो टाइप से। पहला क्लासिफिकेशन है इसका कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। तो अब हम यहाँ पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में आपको डिफरेंस बताएंगे। लेकिन कन्वेंशनल जो है वो ट्रेडिशनल सोर्स हैं हमारे एनर्जी की, जिसको हम काफ़ी समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल वो हैं जो रिसेंटली डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या हैं और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स क्या हैं। सो नाउ लेट जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन the conventional resource of energy and non-conventional resources of energy. So to understand the difference between conventional sources of energy and non-conventional sources of energy, we must study this with the help of the given table which I provide you on the screen. So let's just see this table and try to figure out what is conventional source of energy and what is non-conventional source of energy and what are the difference between them. So start with conventional source of energy. Now what is conventional source of energy? Those are the traditional sources of पावर, है ना। ये ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ पावर होते हैं जो हम काफ़ी ईयर से यानी कि काफ़ी समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि चारकोल है, फायरवुड है, कोल है, पेट्रोलियम है। ये वो सारी चीज़ें जो हम काफ़ी लंबे अरसे से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम और चारकोल। अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल की, व्हाट इज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो दीज आर दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर रिसेंटली डेवलप्ड। तो ये वो सोर्स हैं जो अभी डेवलप्ड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, the energy we get from the wind, from the water, from the tides, geothermal energy and biogas energy. So these are the non-conventional energy because we are not using these from long time ago, है ना। पुराने समय से हम इनको यूज़ नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल सोर्सेज नहीं है पावर का, है ना। ये रिसेंटली डेवलप्ड सोर्सेज हैं, इसलिए इनका नाम जो रखा गया वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स पर रखा गया है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो दीज सोर्स आर नॉन रिन्यूएबल। ये सोर्सेज ऐसे हैं ये जो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार अगर हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो ये दोबारा हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, है ना। ये रिन्यू नहीं हो सकते। तो दीज सोर्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वंस दे आर एग्जॉस्टेड, है ना, वी कैन नॉट यूज दैम. Now let's just talk about non-conventional sources of energy. These are those sources of energy which are renewable. It means that we can use this again and again, है ना। It means हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सन है, अब सन की एनर्जी आज हम स्टोर कर सकते हैं तो आज उसको यूज़ कर सकते हैं, फिर कल हम उसको दोबारा स्टोर कर सकते हैं। फिर मतलब सन की जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड रिसोर्स है एनर्जी का, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। विंड की एनर्जी, है ना, वाटर की एनर्जी। लेकिन पेट्रोलियम, फायरवुड, इनको अगर मैं एक बार यूज़ कर लूँ इनकी गिवन क्वांटिटी को, तो दोबारा से मैं सेम क्वांटिटी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि थर्ड वन, जनरेशन ऑफ एनर्जी इज़ एक्सपेंसिव, है ना। वो हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इस प्रकार से एनर्जी जनरेट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नाउ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इज़ हाई बट द चीपर इन द लॉन्ग रन। अगर हम इनका प्लांट सेटअप करें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, तो शुरुआत में जो कॉस्ट लगती है इनमें वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन लंबे समय तक ये काम देते रहते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में ये जो रिसोर्सेज हैं उनसे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो काफ़ी सस्ती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फॉर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, they cause large scale pollution. Due to the conventional sources of energy पॉल्यूशन होता है। जैसे कि हम अपनी बाइक में पेट्रोल यूज़ करते हैं, है ना, डीजल यूज़ होता है ट्रक्स में, कार में, तो इनसे क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। हम फायरवुड यूज़ करते हैं तो उनको अगर जब हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए तो उससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, स्मोक एमिट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोल है, पेट्रोलियम है, चारकोल है, इनको अगर हम यूज़ करते हैं तो इनकी वजह से पेट्रोलियम होता है। दूसरी तरफ अगर मैं सन से कोई एनर्जी ले रहा हूँ या वाटर से कोई ले रहा हूँ या टाइड से ले रहा हूँ, है ना, बायोगैस से भी इवन ले रहा हूँ, तो ये सब इको फ्रेंडली एनर्जी हैं बिकॉज इनसे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। तो इट मीन्स दैट non-conventional sources are eco-friendly sources of energy, so we should definitely use non-conventional source of energy in comparison to conventional source of energy.
The fifth point about the conventional source of energy is that they are confined to some part of the world and they are mostly widespread. अब जो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमें हमारे अर्थ के किसी किसी पार्ट में उनका रिसोर्स मिलता है, लेकिन मैं बात करूं अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स की तो ये वाइड स्प्रेड है, ये मतलब अर्थ पर हम कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. So if you have any doubt or any problem, you can just mention in the comment box. Otherwise, I see you later in the next video. Thank you very much for watching this video.